सबसे पहले मौलिक अधिकारों की मांग किस घोषणा पत्र में उठाई गई थी? तो मौलिक अधिकार, जो आपको मौलिक अधिकार वर्तमान संविधान में मिले हुए हैं, इनकी मौलिक अधिकारों की सबसे पहले मांग कब उठाई गई थी? 1928 में, जब हम अंग्रेजों के अधीन थे। मोतीलाल नेहरू उस समिति के अध्यक्ष थे और इसने भारत में मौलिक अधिकारों की मांग जो है सबसे पहले उठाई थी। किस संविधान संशोधन के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया है? ये सन 2002 में 86वां संविधान संशोधन, सन 2002 में 86वां संविधान संशोधन किया गया और उसमें जो हमारी शिक्षा है, बच्चों को जो शिक्षा हम प्रदान करते हैं, वो आजकल मौलिक अधिकार है। इस अधिकार को कोई भी व्यक्ति, चाहे वो माता पिता ही क्यों न हो, उससे वंचित नहीं कर सकता। तो मौलिक अधिकार का प्रावधान शिक्षा में 86वें संशोधन सन 2002 में ये किया गया। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में संशोधन, जो हमारे मौलिक अधिकार होते हैं, उनमें क्या कोई बदलाव कर सकता है या नहीं कर सकता? भारत के संविधान के जो मौलिक अधिकार हैं, उनमें बदलाव करने का, संशोधन करने का अधिकार किसको है? संसद को। संसद जिसके सदस्यों को हम चुनते हैं, वो सबसे बड़ी जो पंचायत है देश की, और उसमें जो हम मौलिक अधिकारों में हम जो है संशोधन संसद भारत की कर सकती है। क्या किसी व्यक्ति के जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन किया जा सकता है? ये कहता है कि क्या किसी व्यक्ति के जीवन का हनन का मतलब क्या है? क्या किसी व्यक्ति के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, अनुच्छेद 21 में इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 21 में जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, क्या कोई व्यक्ति इसका हनन कर सकता है या सरकार इसका हनन कर सकती है? हालांकि जो जीवन का अधिकार है, आपका जो जीवन का अधिकार है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, वो उसको आपातकाल में भी, आपातकाल के समय में भी, अगर देश में आपातकाल है तो भी उसको जो है नहीं हटाया जा सकता, इस अधिकार को नहीं छीना जा सकता। लेकिन यदि आपने कोई जघन्य अपराध किया है तो कानून द्वारा स्थापित उचित प्रक्रिया द्वारा, अर्थात अगर आपने किसी व्यक्ति की हत्या की है या कोई दंड किया है, कोई अपराध किया है, तो कानून द्वारा स्थापित उचित प्रक्रिया के द्वारा उस व्यक्ति को उस अधिकार से वंचित किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि आपको आपकी जो जीवन को छीनने का, आपको मृत्युदंड देने का अधिकार केवल कानून की प्रक्रिया के द्वारा ही संभव है, अन्यथा किसी भी व्यक्ति को, किसी भी संस्था को आपके इस अधिकार को छीनने का अधिकार नहीं होता। क्या राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों की प्राप्ति के लिए न्यायालय में जा सकते हैं? अभी हम निर्देशक सिद्धांत पढ़ के आए हैं, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। तो मैंने बार बार आपको बताया है कि इसके लिए हम न्यायालय में नहीं जा सकते, इसके लिए हम न्यायालय में नहीं जा सकते। इसके लिए हम न्यायालय में नहीं जाएंगे, केवल ये राज्यों के दायित्वों के, राज्य का दायित्व के ऊपर निर्भर है कि वो उनको किस तरह से और कब लागू कर सकता है। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 300 क में है और यह एक कानूनी अधिकार है। भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना, भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? 1950 में। ये निर्वाचन आयोग क्या है? भारत में आज़ाद हुए हम 1947 को, उसके बाद 1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ तो हमने ये था कि हमारा जो शासन प्रणाली है, हमारा जो देश का शासन है, वो किस तरीके से चलाया जाएगा? वो लोकतांत्रिक तरीके से। हमारा देश लोकतंत्र से चलेगा। उसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत थी? चुनाव की।
चुनाव एक निश्चित समय पर चुनाव होने जरूरी थे। उसके लिए हमने एक संस्था बनाई, उसका नाम था निर्वाचन आयोग, और यह जनवरी 1950 में जो इसका गठन किया था। और सुकुमार सेन जो है इसके पहले चुनाव आयुक्त इसमें थे। और चुनाव आयोग का कार्यकाल कितने साल का होता है? जो चुनाव आयुक्त का मतलब होता है आयोग का जो अध्यक्ष होता है और अन्य जो सदस्य होते हैं। भारत में वर्तमान में इनकी सदस्य संख्या 3 है। तो इनका टाइम पीरियड कितना होता है? ये 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, या उससे पहले यदि इनकी आयु 65 वर्ष हो जाती है, या तो ये 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा करेंगे, या उससे पहले यदि 65 वर्ष की आयु हो जाती है तो इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। चुनाव आयोग में कितने सदस्य होते हैं? चुनाव आयोग में 3 सदस्य होते हैं। एक है वो मुख्य चुनाव आयुक्त, एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 अन्य सदस्य होते हैं। शक्तियां होती हैं वो तीनों की बराबर होती हैं, और कोई भी फैसला है वो बहुमत के आधार पर लिया जाता है। तो शक्तियों में कोई अंतर नहीं होता, बस एक इसका अध्यक्ष होता है और 2 इसके अन्य सदस्य होते हैं। चुनाव आयुक्त को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? जो चुनाव आयुक्त होता है उसको पद से किस प्रकार से हटाया जा सकता है? तो उसको एक कठिन प्रक्रिया के द्वारा संसद के, यदि हमारी जो संसद है, यदि हमारी संसद के दोनों सदन एक महाभियोग के द्वारा, महाभियोग क्या होता है कि एक विशेष प्रक्रिया होती है, इसमें जो दोनों सदन हैं हमारे संसद के, जो दोनों सदन हैं उनके सदस्यों का 2/3 विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। उसको महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा ही संसद के दोनों सदनों के द्वारा इसको हटाया जा सकता है, अन्यथा उसको पद से नहीं हटाया जा सकता है। वर्तमान में वोटिंग के लिए एक मशीन प्रयोग होती है, इसका नाम है EVM, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। पहले जो चुनाव होते थे वो इस मशीन से नहीं होते थे, वो पेपर पे होते थे जिनको बैलेट पेपर बोलते थे। लेकिन वर्तमान में जो मशीन होती है इसको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बोलते हैं। और सन 2004 में का जो लोकसभा का चुनाव जो पूरे देश में सन 2004 में लोकसभा का चुनाव इसी मशीन के द्वारा कराया गया था। तो पहली बार पूरे देश में यह 2004 में लागू हुई थी। भारत में वोट डालने के लिए कितनी आयु निर्धारित की गई है? भारत में जो व्यक्ति वोट डालता है, जो व्यक्ति वोट डालने का अधिकार रखता है, कितनी आयु उसको होनी चाहिए, कितनी उम्र होनी चाहिए? तो अब है ये 18 वर्ष। लेकिन सन 1989 से पहले यह 21 वर्ष थी। 61वां संविधान संशोधन किया हमने सन 1989 में, और यह 18 वर्ष कर दी गई। जब हमारा संविधान जब आरंभ में बना तो 21 वर्ष का व्यक्ति वोट डाल सकता था, लेकिन वर्तमान में यह कितनी है? 18 रखी गई है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का वर्णन है? हमने अभी पढ़ा है 2 क्वेश्चन पीछे। निर्वाचन आयोग 3 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष होता है और 2 अन्य हो सकते हैं। 1950 के जनवरी में इसका गठन हुआ था। और भारत का संविधान अनुच्छेद 324, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में इसका वर्णन किया गया है। और भारत का पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ? 1952 में। हमारा संविधान 26 जनवरी से लागू हो गया था 1950 से। हमने जो है वो निर्वाचन आयोग भी बना लिया था 1950 में। लेकिन जो चुनाव कराने की प्रक्रिया थी, वोटर लिस्ट बनानी थी, सबके नाम दर्ज करने थे, इसमें बहुत सारा समय लगा। और सन 1951 के अंत में भारत में चुनाव शुरू हुए और 1952 तक ये चले। तो पहला आम चुनाव 1952 का आम चुनाव बोला जाता है। आम चुनाव कौन सा चुनाव होता है? जो एक निश्चित कार्यकाल के बाद भारत में सामान्य रूप से
5 साल बाद जो चुनाव होते हैं उनको सामान्य आम चुनाव कहा जाता है। अगला है, अब तक कितनी बार के लोकसभा चुनाव हो चुके हैं? हमारे अब तक वर्तमान में जो लोकसभा है वो 17वीं लोकसभा है, तो 17 बार जो है लोकसभा के चुनाव हो चुके हैं। जो राज्यसभा है वो राज्यसभा के चुनाव वो भी हर 2 वर्ष बाद उसके 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं, तो वो 5 साल के लिए नहीं, वो सदस्य 6 साल के लिए होते हैं। जो आम चुनाव बोला जाता है वो केवल किसका बोला जाता है? जो भारत में आम चुनाव बोला जाता है वो लोकसभा का चुनाव बोला जाता है और राज्यों की विधानसभा का चुनाव बोला जाता है। संसद और राज्य विधानमंडल में सीटों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस वर्ष तक लागू है? हमारी जो संसद है और जो राज्यों की विधानमंडल है उसमें सीटें निश्चित की गई हैं। जैसे जो लोकसभा है उसमें 45 सीटें हैं, राज्यसभा में 250 हैं और राज्यों की विधानसभाओं में अलग अलग सीटें होती हैं। ये किस वर्ष तक जो निर्धारित की गई हैं? 2030 तक यही सीटें रहेंगी, अर्थात 2030 तक जो वर्तमान में सीटें हैं वही लागू रहेंगी। ये 2030 तक है। सॉरी, इसमें है, इनमें सीटों के लिए जो आरक्षण का व्यवस्था है, आरक्षण किसके लिए है? संसद में है, एससी जो कैटेगरी के सदस्य हैं उनके लिए 80 सीटें और जो एसटी हैं उनके लिए जो हैं 47 सीटें आरक्षित हैं। और वो आरक्षण जो व्यवस्था लागू है, जो आरक्षण की व्यवस्था लागू है वो किस साल तक है? सन 2030 तक जो है आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई है। शुरू में ये 10 साल के लिए लागू की गई थी और इसका टाइम पीरियड हर 10-10 साल बाद बढ़ जाता है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, हमारा मुख्य चुनाव आयुक्त है, उसकी नियुक्ति कौन करता है भारत में? राष्ट्रपति। भारत में सभी प्रमुख नियुक्तियां, सभी बड़ी नियुक्तियां, चाहे विदेशों में राजदूत नियुक्त करने हों, निर्वाचन आयोग के अधिकारी, संघ लोक सेवा आयोग के, सेनाओं के अध्यक्ष, अर्थात जो भी गवर्नरों की नियुक्ति, जो भी महत्वपूर्ण और प्रमुख नियुक्तियां होती हैं वो सारी नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा वो की जाती है। अगला है, स्टूडेंट, इस वीडियो में हमने इतने क्वेश्चन कवर किए हैं। पूरी जो भारत का संविधान की बुक है उसकी पूरी जो वीडियो है वह 3 घंटे से ऊपर की है, लेकिन आपके टाइम को ध्यान में रखते हुए हमने इसको छोटे छोटे पार्टों में विभाजित किया है और इससे अगले क्वेश्चन देखने के लिए इसके बाकी सारे भागों को आप ज़रूर देखें। इससे अगले जो क्वेश्चन है वो इसका नेक्स्ट पार्ट में है और इसके जितने भी पार्ट बनाए हैं सभी को आपने ज़रूर देखना है, क्योंकि इसमें इंडियन पॉलिटी के सभी टॉपिक को हमने कवर करने की कोशिश की है। जो बेसिक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के व्यू से जितने भी बनते हैं लगभग सारे क्वेश्चन हमने इसमें कवर किए हैं, तो कृपा करके इसके अन्य भागों को ज़रूर देखें और इस पूरी सीरीज़ को जो है कंप्लीट रूप से ध्यान से देखें। धन्यवाद।